हम यहाँ 100-200 किलोमीटर दूर तक ये सुनते थे कि आदमपुर में बहुत भारी विकास कार्य भजनलाल के समय, फिर कुलदीप बिश्नोई ने, उनके जो परिवार से ही रही, क्योंकि आपने 54 साल बाद पहली बार जो है भजनलाल परिवार से बाहर ये सीट पहली जो है जीत ऐसी आपको नसीब हुई है। तो क्या कारण रहा लोगों का? कुलदीप बिश्नोई से मोहभंग था, भाजपा से मोहभंग था, आप समीक्षा करें तो, या कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान था, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी वहाँ पर एक वर्ग विशेष में पैठ थी? सारे समीकरण मिलाकर के हम देखें तो क्या रहा था समीकरण जो है? कि आदमपुर जो क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है जी। और वहाँ पे किसानों के खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता है, बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, पीने के पानी की भी यही व्यवस्था है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो उनका जितने पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और पिछले साल में इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर संगठन होता जी तो उसके और अच्छे परिणाम आते। चंद्र प्रकाश जी, नौकरियों का मामला बहुत उछला जो है, आपको कहीं लगता है कि जो मेरिट पे नौकरी की जो बात करनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, उतनी मजबूती से नहीं कर पाई? कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने ऐसे बयान दिए, 50 लोगों पर एक नौकरी मिलेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उनका पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता भी अब की बार बदला जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को बनाया जाए, उदयभान से भी इस्तीफा लिया जाए और पूरी नई टीम गठित की जाए। आप मानते हैं जो नेतृत्व जो उस समय रहा चुनाव के समय उदयभान का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक विधायक दल के नेता रहे और एक पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी कहीं कमजोरी रही प्रबंधन के मोर्चे पर, वो विफल रहे, या उन्होंने ठीक ढंग से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाया? 100 दिन तो पूरे कर चुकी है नायब सैनी की सरकार। कुछ आदमपुर को लेकर के आपने उम्मीद की हो, वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी अभी तक की सरकार जो? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात है और दूसरी योजनाओं की बात है, अभी तो समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। किसान की बात के बारे में, किसान की मांगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनकी जो एमएसपी की बात है, पीछे जब धरना हुआ दिल्ली में 1 साल से ज़्यादा, बहुत से किसानों की शहादत भी हुई उसमें, और जब ये जो इनका नेगोशिएशन हुआ और कमेटी बनाने की बात थी, एमएसपी की मुद्दे पे फाइनल फैसला लेने की बात थी, तो ये रोष जो किसानों में है ये सही है। ये बात सही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो वो बालसमांद, आदमपुर के उनके नाम और उनके नाम का और काम का फायदा मिला, नाम का और काम का निश्चित तौर से फायदा हुआ है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश। सभी चंद्र प्रकाश जी से यहाँ के लोग तो पूरी तरह दक्षिण हरियाणा के परिचित हैं। रेवाड़ी सहित कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहे, आयुक्त रहे, उसके बाद सूचना आयुक्त रहे, विभिन्न जिम्मेदारी सरकार में संभाली और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की इन्होंने, और पहली बार ही इनको चुनाव मैदान में उतारा, वो भी आदमपुर जैसी हॉट सीट हरियाणा की जो है, कुलदीप बिश्नोई के सामने बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है चैलेंज इन्होंने स्वीकार किया और आदमपुर से जीत दर्ज की। आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। मैं चुनाव से पहले देखता था ओबीसी को, बीसीए को एकजुट करने के लिए बहुत ज़्यादा सम्मेलन किए आपने। आपके जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, वो भी चाह रहे थे कि किसी तरह बीसीए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, बीसीबी वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन पूरा ओबीसी का कार्ड तो भाजपा खेल गई और सत्ता जो आप उम्मीद कर रहे थे वो हाथ से निकल गई।
क्या वजह रही? आप ओबीसी के फेस हैं, BCA के फेस हैं आप जो कांग्रेस के अंदर, क्या वजह रही कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट था वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया और कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई जो? या आप कोई दूसरी वजह मानते हो तो मेरे शब्द में आप पर थोप भी नहीं रहा, आप दूसरा कोई कारण बता सकते हो जो? देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी पिछड़े वर्ग का वोट मिला है, क्योंकि जो कुल वोट परसेंटेज है वो लगभग बराबर है। 39.09 और 1% का भी फर्क, 39.9 हाँ, और इतना है। 1% से भी कम का फर्क है, मिला है। बट वो विधानसभा अलग अलग, अगर देखें तो अलग अलग से विधानसभाओं में पार्टी के हिसाब से भी मिला है। कुछ हमारे जो उम्मीदवार थे उस दृष्टिकोण से भी उसमें फ़र्क ज़रूर आया है, परंतु पिछड़े वर्ग का वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रयास भी रहा, और इसमें कांग्रेस पार्टी में जो भी जो चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के हर ज़िलों से नेता जो थे पिछड़े वर्ग के, वो लगे हुए थे, परंतु परिस्थितियां अपने ढंग से चली और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी जो आई है, तो इसमें ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लेवल पे भी ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ उनको एसोसिएट करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आपकी खुद की बात करें, हम शुरुआत में सुन रहे थे कि नलवा से आपकी दावेदारी है, नलवा से आप टिकट मांग रहे थे, संपत सिंह भी वहीं से मांग रहे थे, फिर अचानक जो है फैसला होता है आदमपुर का, आपको आदमपुर भेजा जाता है। उस समय के फीलिंग्स जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, क्या लगा अचानक जब आदमपुर आपको भेजा गया? जो देखिए, मुझे कुलदीप बिश्नोई सामने थे, बड़ा नाम, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थे, उनके सामने आपको भेजा गया, क्या लगा? देखिए, पहले आदमपुर हलका जो होता था उसमें नलवा हलके के 35-40 गांव के करीब पहले आदमपुर हलके का हिस्सा होते थे, और उसके बाद जब आदमपुर और नलवा अलग अलग हुए तो कुछ गांव आदमपुर के भी ऐसे थे जिनका के पहले एक ही हलके में आते थे। लेकिन ये बात ज़रूर थी, क्योंकि मेरा गांव, मेरे गांव के दूसरे जो गुआंढ होता है या गांव गुआंढ की जो बात जो लोगों का जुड़ाव होता है, वो निश्चित तौर से नलवा के हलके में ज़्यादा गांव पड़ते थे। और मेरा जन्म भी आर्यनगर गांव का है, गांव नलवा हलके में आता है, और प्रयास भी वहीं का था कि वहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मैंने आवेदन किया जी। वो नलवा हलके से किया था। परंतु कांग्रेस, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दूसरे नेता हैं, उन्होंने मुझे आदमपुर से चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया और मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा जी। तो एक दो बार तो मन में ये शंका आई थी कि भाई तैयारी नलवा से की है आदमपुर। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ था जी और लोकसभा चुनाव हुआ था, उन चुनाव के दौरान जो कैंपेनिंग की बात कहें तो मैं आदमपुर और नलवा दोनों हलके में ही बहुत मतलब अनजान नहीं थी जगह, नहीं था, मैं थोड़ा घुसपैठ पहले से कर रखी थी। कैंपेन में मेरी हिस्सेदारी रही। इसके अलावा दूसरे मैं हलकों में भी गया था। लेकिन आदमपुर की उम्मीदवार बनने के बाद एक बार तो मुझे थोड़ा ये रहा, लेकिन जैसे जैसे हमने वहाँ पे अपना नामांकन दाखिल करने के बाद और लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखी, लोगों का जो पीछे का उनका जिस तरह का जो राजनीतिक नुमाइंदे थे उनकी जो कार्यशैली थी, उसको देखते हुए हमने अपनी जो बात रखी कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, कांग्रेस पार्टी का जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसको रखा, और लोगों के बीच में ये बात मैंने रखने का प्रयास किया कि जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है, जो हलके का विधायक होता है, उसकी उस इलाके के विकास से संबंधित 36 बिरादरी के हित की बात
और नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य कैसे हो, उस नज़रिए से मैंने अपनी बातें उनके सामने रखी और ये बताया कि एक जो विधायक चुन करके आप भेजते हो उसका ये दायित्व बनता है कि विकास की बात पे इलाके को आगे ले करके जाए, 36 बिरादरी के हित की योजनाएं बने, धरातल पे लागू हों और हमारे जो नई पीढ़ी के लिए शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। तो इस तरह की बातें हमने रखी, लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और लोग जुड़ते चले गए। और वहाँ का जो 36 बिरादरी थी वो एकजुट होकर के उन्होंने अपना चुनाव समझ करके उस चुनाव में अपनी बहुत ही प्रशंसनीय भागीदारी उनकी रही। हम यहाँ 100-200 किलोमीटर दूर तक ये सुनते थे कि आदमपुर में बहुत भारी विकास कार्य भजनलाल के समय, फिर कुलदीप बिश्नोई ने, उनके जो परिवार से ही रही, क्योंकि आपने 54 साल बाद पहली बार जो है भजनलाल परिवार से बाहर ये सीट पहली जो है जीत ऐसी आपको नसीब हुई है। तो क्या कारण रहा लोगों का? कुलदीप बिश्नोई से मोहभंग था, भाजपा से मोहभंग था, आप समीक्षा करें तो, या कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान था, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी वहाँ पर एक वर्ग विशेष में पैठ थी? सारे समीकरण मिलाकर के हम देखें तो क्या रहा था समीकरण जो है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का एक बड़ा रुझान था भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ का जो नुमाइंदा था उसकी कार्यशैली का भी विशेष तरह से लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी की बात, कुलदीप बिश्नोई को चाह नहीं रहे थे लोगों में ये था कि लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है वो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख दुख की बात करे, इलाके के विकास की बात करे, 36 बिरादरी की एकजुट करते हुए उनके हित की बात। तो एक तरह से कुलदीप बिश्नोई ने दूरी बना ली थी जो, क्योंकि कभी आदमपुर का नाम होता था बहुत पहले, लेकिन आज आदमपुर का क्षेत्र जो है वो पिछड़े हुए इलाकों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। और लोगों की ये जो बात हमने रखी तो लोगों को उस बात जो उनकी सोच थी कि हमारा कोई सुख दुख की बात नहीं होती, हमारे इलाके के विकास की बात कहीं कुछ नहीं है, सड़कों की बात लें, आप किसानों की बात लें, क्योंकि आदमपुर जो क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है और वहाँ पे किसानों के खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता है, बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, पीने के पानी की भी यही व्यवस्था है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो उनका जितने पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और पिछले साल में इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर से लोगों में ये एक बात थी कि हमें कभी आदमपुर में बड़ी सुविधाएं होती थी और जो सुविधाएं 20-30 साल पहले जो मुहैया कराई गई वो सुविधाएं आज कम हैं वहाँ पे, क्योंकि भी ज़्यादा की ज़रूरत है, बढ़ोतरी हुई है वहाँ पे। आप चाहे सड़कों की बात लें, आप चाहे उस इलाके के ग्रामीण विकास की बात लें, वहाँ पे आदमपुर एक कस्बा है, उसके ग्रामीण शहरी विकास की बात करें, बालसमंद एक बहुत बड़ा गांव है, 2 क्लस्टर में आदमपुर जो हल्का है, एक आदमपुर के आसपास लगते गांव का, एक बालसमंद के आसपास लगते गांव का, तो वो दोनों ही पूरी तरह से वहाँ पे उनको इग्नोर किया हुआ था। तो लोगों में रोष भी था और जब चुनाव आया तो निश्चित तौर से ये 36 बिरादरी का वहाँ पे एकजुट होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ये बात सही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो वो बालसमंद आदमपुर के दो नाम और किए, उनके नाम का और काम का फायदा मिला, नाम का और काम का निश्चित तौर से फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बालसमंद में कॉलेज की स्थापना की, मॉडल विलेज बनाया, आसपास के गांव में किसानों के कोई माइनर थे, कोई खाल थे, उस तरह की, इसी तरह आदमपुर के एरिया में उनसे बहुत से ऐसे विकास कार्य कराए जो कि लोग याद करते हैं। चलिए, चंद्र प्रकाश जी इस मामले में भाग्यशाली रहे, विधायक बन गए, चुनाव जीत गया, लेकिन जो हवा थी कांग्रेस पार्टी की हम सुन रहे थे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। इसके पीछे आपसे ये पूछा जाए कि संगठन एक बड़ा कारण रहा,
क्योंकि संगठन का पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी रूट लेवल पर काम कर रही है, बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया है। कांग्रेस बूथ स्तर तक तो दूर की बात है, जिला स्तर तक भी संगठन नहीं है। क्यों नहीं बन पाता? आप पार्टी में काफ़ी लंबे समय से अब काम कर चुके हैं और आपको अब सारा तजुर्बा भी है। कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबको देखा परखा जांचा है। किसकी वजह से, कौन दोषी है, क्यों संगठन नहीं निकल करके आ रहा? देखिए, ये बात सही है आपकी कि संगठन होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे बनती चली गई और चुनाव का समय आ गया, संगठन नहीं बन पाया और निश्चित तौर से उसका चुनाव पे असर आया है। संगठन होता तो और अच्छे परिणाम होते, लेकिन वो परिस्थितियां इस तरह की थी। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव की तैयारी और जो माहौल बनाया गया वो बड़ा प्रशंसनीय था। और सभी नेताओं ने, हमारे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उनके साथियों ने, जिस तरह के लोगों की, क्या किसानों की बात करें, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग की बात करें, छोटे दुकानदार की बात करें, ग्रामीण और शहरी अंचल के लोगों की ज़रूरतों की बात करें, तो सभी बातों को एड्रेस किया। और जो मैनिफेस्टो लेकर के आए हम, उस मैनिफेस्टो में सभी वर्गों के हित की बातें उसमें रखी गई। ज़्यादातर तो हमारे जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं या मैनिफेस्टो में जो बातें डाली हैं, वो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मिलती जुलती हैं। चंद्र प्रकाश जी, नौकरियों का मामला बहुत उछला जो है, आपको कहीं लगता है कि जो मेरिट पे नौकरी की जो बात करनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, उतनी मजबूती से नहीं कर पाई? कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने ऐसे बयान दिए, 50 लोगों पर एक नौकरी मिलेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उनका पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? देखिए, नौकरियों की बात, बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाने में उनका ज़्यादा वो रहा कि सिलेक्शन जो हो रही हैं नौकरियों में, वो बड़ी फेयर हो रही हैं और हो रही हैं। तो ये, इसका जवाब लोगों के बीच में है कि कितने पेपर लीक हुए, कितनी बार लीक हुए, तो ये तो आपको सभी को पता है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने ये ज़रूर कहा कि नौकरियां हम देंगे। जो आज पक्की नौकरियां हरियाणा सरकार के पास 2 लाख से अधिक हैं, हमारी सरकार कांग्रेस की बनती है तो हम 2 लाख नौकरियां निकालेंगे और जल्दी से जल्दी उनको भरने का काम करेंगे। उससे क्या था कि हमारा युवा जो वर्ग है, वो निश्चित तौर से पिछले 10 साल में जो लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं या दूसरी डिग्री लेकर के आए हुए हैं, इस उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उनको जब नौकरियां निकलेंगी, 2 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, तो निश्चित तौर से उनको मौका मिलेगा एग्जाम में बैठने का और नौकरियां मिलेंगी। तो निश्चित तौर से युवा वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में भी रखी और हर जगह ये बात कही। चंद्र प्रकाश जी, अभी थोड़ी देर पहले हम एक कार्यक्रम में थे, यादव सभा का कार्यक्रम था। एक ही मुद्दा उठ रहा था, ओबीसी को लेकर के मंडल आयोग की भी बातें उठी। मंडल आयोग ने जो सिफारिशें की थी 27% की जो है, उनको लेकर के वहाँ भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं राव नरवीर सिंह, वो आए हुए थे। लक्ष्मण यादव थे एमएलए यहाँ के लोकल रेवाड़ी के। एक ही मुद्दा उठा कि अभी तक 15% ए ग्रुप की नौकरियों में, और इससे ज़्यादा जो है 27% जो निर्धारित किया गया है वो भी हक नहीं मिल रहा, जबकि आबादी 50% के लगभग ओबीसी की बताते हैं। आप बैकवर्ड क्लास की जो राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मैंने कई बार आपको पहले भी सुना है, और पार्टी भी आपको बैकवर्ड क्लास के वजह से ही, जो मेरे विचार से, जो आपको आगे लेकर आई थी। तो ये मांग क्यों नहीं उठ रही कांग्रेस के मंचों से कि भाई ओबीसी को पूरा उसका हक दिया जाए, बीसी ए हो चाहे बीसी बी हो, उनका हक मिलना चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिशें अभी भी पूरी तरह लागू नहीं है। क्रीमी लेयर कुछ हद तक बढ़ाई गई है, जो 8 लाख कर दी गई मेरे ख्याल से, हाँ वो, लेकिन अभी भी जो 10 लाख की मांग थी, अभी भी जो वो मांग जो है बरकरार है मंडल आयोग वाली। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसमें 10 लाख क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की बात उसमें कही गई है। भारतीय जनता पार्टी की 6 लाख की
इनका 10 साल का शासन रहा, 6 लाख की सीमा उन्होंने रखी। इलेक्शन से ठीक 1 महीने या 2 महीने पहले उन्होंने 6 लाख से बढ़ा करके इसको 8 लाख किया। जबकि भारत सरकार में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने 6 लाख की बजाय 8 लाख बढ़ा करके रखा। जी जी। उनकी सीमा 8 लाख थी, हरियाणा में 6 लाख थी। तो आप समझ सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ कितना बड़ा भेदभाव किया गया। 6 लाख की सीमा रखने से इन 10 साल में जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 लाख की सीमा हम निश्चित करेंगे। और हमारा ये भी सुझाव था, जैसे मैं मेंबर सेक्रेटरी था चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का, उसमें ये बात भी रखी थी कि इसको प्राइस इंडेक्स की जो वेरिएशन होती है उस हिसाब से हम इसको रिवाइज भी करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा भी अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे इसमें क्लेम कर सकती है? आप 9 साल से अधिक तक आप 6 लाख आपने सीमा रखी जो आपकी क्रीमी लेयर की थी। जी जी। इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप 8 लाख करते हो। तो जो नौकरियां निकली और जो एलिजिबल होते 8 लाख की सीमा के अनुसार, जी जी। उनके साथ तो अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जी। तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? जी। चंद्र प्रकाश जी, एक बड़ा इशू जो है अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उठ रहा है। लोग विधायक दल के नेता तो अब नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल का नेता अभी बन नहीं पाया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता भी अब की बार बदला जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को बनाया जाए, उदयभान से भी इस्तीफा लिया जाए और पूरी नई टीम गठित की जाए। आप मानते हैं जो नेतृत्व जो उस समय रहा चुनाव के समय उदयभान का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक विधायक दल के नेता रहे और एक पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी कहीं कमजोरी रही प्रबंधन के मोर्चे पर, वो विफल रहे या उन्होंने ठीक ढंग से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाया? क्या सोचते हैं आप? देखिए, इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व ने कमेटी भी बनाई है, प्रभारी हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी ली है। तो अभी इस बारे में पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चर्चा इसकी चल रही है और आने वाले समय में इस पे पूरा विस्तार से चर्चा के उपरांत और कमेटीज भी बनी है कि हार जो कैंडिडेट हार को लेकर के जो समीक्षा इस तरह से उनको क्यों हार हुई, कारण क्या रहे, किस तरह से वो तो ईवीएम को निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, सारे के सारे बात भी उसमें आई है, दूसरे कारण भी आए। तो आने वाले समय में सारी चर्चा, 1-2 मीटिंग हो चुकी है, आने वाले समय में और भी चर्चा होगी। तो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो हरियाणा के नेता हैं वो इस पे विचार करेंगे। तो आपको ये नहीं लगता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव ये घी खिचड़ी की तरह रहते जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, या डिसेंट्रलाइज होती पावर्स कुछ, तो परिणाम और बेहतर हो सकते थे, या जो कुछ रहा वो सब अच्छा हुआ था? देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर संगठन होता जी जी तो उसके और अच्छे परिणाम आते। जी। अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप पहली बार आए हैं, जब भी कोई पहली बार विधायक से हम बात करते हैं उनसे ये जिज्ञासा रहती कि उनका राजनीति में आना कैसे हुआ। चंद्र प्रकाश जी IAS ऑफिसर थे, रिटायर हुए और फिर कांग्रेस पार्टी को चुना। क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस को चुना, क्यों राजनीति में आना हुआ? फिर हम बातें समाप्त। देखिए, मैं प्रशासनिक पृष्ठभूमि जो मेरी रही, परंतु मेरा परिवार एक सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का रहा है। जी जी। और जब मैं बचपन से ही, क्योंकि राजनीति उनकी भी जब ज्वाइंट पंजाब था तब से परिवार की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, तो निश्चित तौर से आप पे ये चीज़ें प्रभाव। तो आपके चाचा रामजीलाल जांगड़ सांसद थे, जो MP राज्यसभा रहे 2 टेन्योर, और वो कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के 10 साल से ज़्यादा प्रधान भी रहे, स्टेट लेवल पे भी पदाधिकारी रहे, और वो कई निगमों के चेयरमैन भी रहे। तो निश्चित तौर से, और मेरे परिवार से सरपंच रहे, फैमिली में जिला पार्षद रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रहे। तो निश्चित तौर से पारिवारिक भी था और एक ये भी था कि
क्योंकि मेरे जो चाचा जी थे, जो रामजी लाल जी थे, राज्यसभा के एमपी रहे, उनका स्वर्गवास हुआ 1 साल पहले, तो एक वैक्यूम भी था और लोगों की उम्मीदें भी थी, लोगों का लगाव है। और क्योंकि सारे हरियाणा में सारे जो कांग्रेस पार्टी के और पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत लगाव और उनका बहुत सेवाएं भी उन्होंने दी, तो लोगों को बड़ी हमारे परिवार से पूरी अपेक्षा और उम्मीदें थी कि कोई न कोई राजनीति में होना चाहिए। और मैं प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है तो राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, तो निश्चित तौर से मैं समझता था कि राजनीति में भागीदारी ना होना और होना उसके क्या फायदे हैं। तो ये सारी बातें रही और लोगों ने बहुत साथ दिया। ये चुनाव हुआ आदमपुर में, मुझे जो उम्मीदवार बना करके भेजा गया, 36 बिरादरी ने एकजुट होकर के मेरा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया। और जो पुराने जो परिवार का जो योगदान था उसको सराहते हुए लोग एकजुट होकर के आगे आए। और उन्होंने, आप देखते हैं कि क्योंकि आदमपुर से किन किन राजनीतिक लोगों ने वहाँ से चुनाव लड़े, चौधरी देवीलाल जी ने वहाँ से लड़ा, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने लड़ा, भजनलाल जी का तो वो तो था ही, उनका तो विधानसभा क्षेत्र था। और चौधरी रणजीत सिंह जी ने लड़ा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बड़ा उनमें रुचि रहती थी। जो उनका पारिवारिक उम्मीदवार लगभग होता था वहाँ से जब भी चुनाव होता था। तो निश्चित तौर से आदमपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जिसका इतिहास रहा है। तो मैं तो अपना जो सारा इसका श्रेय हमारे इसको 36 बिरादरी के जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे परिवार के योगदान की पहचान की और बढ़ चढ़ कर आगे आकर के इन्होंने अपने मतों के माध्यम से, वैसे भी उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए अपना योगदान दिया। मेरा अंतिम सवाल है और उम्मीद करेंगे कूटनीतिक जवाब ना आए, और बाकी तो आप तो अब तो राजनीतिक हो गए हैं। रामजी लाल जी को जब सांसद बनाया गया, राज्यसभा एमपी बनाया गया, तो चौधरी भजनलाल का ही योगदान रहा। चौधरी भजनलाल की वजह से वो सांसद बने। उन्हीं का भतीजा भजनलाल के बेटे के सामने जब उतारा गया, हिचक कितनी रही मन में? नहीं, मेरे मन में कोई हिचक नहीं थी। मैं उपचुनाव जब हुआ 2022 में हुआ उपचुनाव, जी। उसमें भी मैं तब मुझे ये बात कही गई थी नेताओं द्वारा कि आपको चुनाव लड़ने की बात है, तो मैं तैयार था। लोकसभा के चुनाव में भी मैं तैयार था और अब भी मुझे ज़्यादा झिझक। तैयारी की वजह विचारधारा, हाँ, आपकी विचारधारा कांग्रेस की से, क्योंकि कांग्रेसी परिवार से रहा, कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरा समर्पण भाव रहा, तो निश्चित तौर से एक सोच तो होती है ना, एक बार जब भी कोई आपके सामने कोई बात रखता है कि आपको वहाँ से नहीं वहाँ से चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर से एक सोच तो शुरू होती है। लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लिया और मैंने तुरंत पहले नलवा के बारे में, नलवा की ज्योग्राफी, नलवा के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, कल्चर क्या है, वो सोचता था। तो मैंने जैसे ही ये प्रस्ताव मेरे सामने आया तो मैंने आदमपुर की ज्योग्राफिकली, उसका सामाजिक आर्थिक माहौल क्या है, इमीडिएट उसमें अपनी सोच शुरू की और उसमें आगे बढ़े। आपने चंद्र प्रकाश जी की पूरी बातें सुनी, आप समझ चुके होंगे राजनीति किस तरह जो इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और किस तरह आदमपुर को लेकर के इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। आदमपुर में अभी सरकार को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप एक सवाल 100 दिन तो पूरे कर चुकी है नायब सैनी की सरकार। कुछ आदमपुर को लेकर के आपने उम्मीद की हो, वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी अभी तक की सरकार, जो है क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात है और दूसरी योजनाओं की बात है,
अभी तो समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं, लेकिन मुझे जो मौका मिला है, विधानसभा का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आदमपुर हलके की सभी प्रकार की, किसानों से संबंधित हो, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित बात हो, या हमारे ग्रामीण और शहरी विकास की बात हो, सभी तरह की बातें विधानसभा के पटल पे सेशन के दौरान मैंने रखी हैं। और उनका, क्योंकि वहाँ जो भी बात आप कहते हो निश्चित तौर से वो रिकॉर्ड होती हैं और रिकॉर्ड उस पे आ जाती हैं, तो चाहे उसमें सारी बातें रखी गई हैं। परंतु अभी कोई हम लगे हुए हैं कि चाहे प्रशासनिक स्तर पे कोई बात कहनी हो या हमारे किसी भी दूसरे माध्यम से, अभी तो बहुत थोड़ा समय है, लेकिन प्रयास है कि वहाँ के लोगों की समस्याएं या विकास से संबंधित जो पिछड़ा हुए ट्रैक पे है वो बातें आगे बढ़े। तो आपका एरिया का तो किसान जो है काफ़ी समृद्ध है और वहाँ तो खेती किसानी बहुत ज़्यादा बहुतायत में है, किसान आंदोलनरत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं, 24 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जो भी कुछ लेना देना है पंजाब का है, पंजाब और केंद्र जाने। मतलब हरियाणा सरकार एक तरह से पतले रास्ते से निकल करके खुद को अलग साबित कर रही है, अलग सिद्ध कर रही है। चंद्र प्रकाश जी क्या सोचते हैं किसानों को एमएसपी को लेकर के, जो आंदोलन चल रहा है किसानों का एमएसपी को लेकर के, उसके लेकर के आपका क्या है? देखिए, किसान किसान है। किसान की बात के बारे में, किसान की मांगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनकी जो एमएसपी की बात है, पीछे जब धरना हुआ दिल्ली में 1 साल से ज़्यादा, बहुत से किसानों की शहादत भी हुई उसमें। और जब ये जो इनका नेगोशिएशन हुआ और कमेटी बनाने की बात थी, एमएसपी की ये मुद्दे पे फाइनल फैसला लेने की बात थी, तो ये रोष जो किसानों में है ये सही है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। एमएसपी के बारे में सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। आज कहने के लिए एमएसपी की बात है, ये हमने विधानसभा में भी बातें रखी हैं। धरातल पे जा कर के अगर बारीकी से हम समझें, एमएसपी की ये बात तो कही जाती है कि इतनी फसलों की एमएसपी का फाइनल किया है, लेकिन धरातल पे उतना किसानों को मिलता नहीं है, उनकी फसलों की खरीद नहीं होती। मेरा इलाका बालसमंद का, राधमपुर का है, वहाँ पे सरसों की फसल होती है, मूंग की फसल होती है। तो इस अभी जो फसल पीछे मूंग की फसल आई थी, उसकी खरीद नहीं हुई। उनका जो रेट था, जो एमएसपी का MSP से कम वो रहा। कम मिला है किसानों को सस्ते में हाँ, बेचने क्योंकि उनके सरकारी एजेंसीज खरीद नहीं करती। अगर खरीद की बात आती है तो कमियां निकालते हैं, तो निश्चित तौर से वो किसान क्या करेगा फिर वो किसी को दूसरे को देता है, खुले सस्ती बेचेगा, तो कहाँ पे एमएसपी का फायदा उनको हुआ। तो ये तो विचारणीय विषय है, गंभीर विषय है, और ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसका निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें इनकी मांगों पे विचार करते हुए एमएसपी और दूसरी बातों पे तुरंत फैसले लिए जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। धन्यवाद। आप आए।